हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IBM में। तो देखिए आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने राइट डाउन कर रखा है। इसमें देखो कि इसमें क्या है कि अपने को HCF तो दे रखा है, दिया है HCF 306 और 657 का HCF तो 9 है और LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का LCM अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, LCM ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि LCM दे दिया हो और HCF अपने से पूछ लेता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन ने पहले क्या पढ़ा, अभी अपन ने ये पढ़ा था कि 12 और 15 अपने को दे दिए हो। ठीक है, इनको अपने को HCF और LCM ज्ञात करने हो तो अपन को इनके क्या करते थे, पहले तो अभाज्य गुणनखंड करते थे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते थे और फिर कॉमन लेते थे। उस तरह से HCF कैसे कब ज्ञात करना है, उस विधि से जब अपने को HCF और LCM ना दे रखी हो, कोई एक दे रखा हो ना HCF और LCM और दोनों संख्याएं दे रखी हो, तब ज्ञात करने की एक अलग विधि है। ठीक है, उसको ज्ञात करने की अलग विधि है, उसको फाइंड आउट करने की अलग विधि है कि भी अपन अब इन दोनों को क्या नहीं करेंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे और फिर कॉमन नहीं लेंगे, उस विधि से HCF और LCM ज्ञात नहीं करेंगे। इसके लिए क्या है कि देखो इसका हल देखें, सॉल्यूशन देखें तो किस टाइप से अपने को दिया क्या है, गिवन क्या है, दिया है यानी गिवन है HCF ऑफ 306657 इज इक्वल टू 9, ये दे रखा है अपने को। और LCM देखो अपने को फाइंड क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है LCM ऑफ 306657 ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब ज्ञात करना है तो एक देखो अपन ने क्या, हम जानते हैं, ये आप जानते होंगे, मैं जो चीज लिखूंगा वो आप भली भांति जानते होंगे, पीछे जो क्वेश्चन किए थे ना हम जानते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके HCF के और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो दो संख्याएं यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब देखो क्या है कि अगर दोनों संख्याएं दे रखी हो और एक HCF दे रखा हो और LCM ज्ञात करना हो तो अपन इस वाले फॉर्मूले को यूज में लेंगे कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट या गुणनफल है वो क्या करेंगे, HCF और LCM के गुणा के बराबर। और अगर अपने को LCM दे रखा होता और HCF ज्ञात करना होता, फाइंड करना होता, तब भी यही काम करते अपन। इसमें क्या है, दोनों संख्याओं का, ये अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें अपन ने वेरीफाई किया था ना, यानी इसकी जांच की थी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है, ये जांच कीजिए। तो देखो यहाँ पे अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये देखो इज इक्वल टू HCF तो अपने को दे रखा है 9 और इंटू LCM ऑफ 306 इंटू 657, ये है ना। अब देखो ये 9 है, इसको यहां ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे बटा 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, LCM, यानी ये जो मान आएगा वो किसका आएगा, वैल्यू किसकी आएगी, HCF की आएगी। अब देखो एक चीज, अब कट कर दो, इसको कट करोगे तो ये 3 4 इस टाइप से, यानी डिवाइड करोगे तो अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 657 से, क्या आ जाएगा, LCM का मान आ जाएगा, LCM।
ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई करें 357 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, ये 2 और ये 6, 26 और 3 से किया तो 21, 2 7 और 9, इस टाइप से 8 3 3 कितना हो जाएगा 2 2, ये आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या आ जाएगा आंसर 2 2 3 3 8 ऑफ LCM 306 657। इसको ऐसे भी इसके इक्वल ये लिख दो, ऐसे राइट डाउन कर दो, चाहे LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 2 2 3 है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ये अपने को क्या दे रखा है कि एक वर्ताकार पथ है, क्या है, खेल के मैदान का एक वर्ताकार पथ है, उस पे क्या है, रवि तो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाता है, और सोनिया इसी चक्कर को लगाने में 18 मिनट लगा देती है। तो क्वेश्चन ये है कि वो एक साथ चले यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक साथ चले तो वो कितने मिनट के बाद यहाँ पे उसी प्लेस पे वापस पहुंच जाएंगे। तो देखो कैसे इसको इस प्रकार से करते हैं कि भी 12 मिनट में यहाँ से क्या, यहाँ से स्टार्ट हुआ और 12 मिनट में रवि तो यहाँ पहुंच गया, पर सोनिया क्या यहाँ पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, यहीं के रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट 12 मिनट में क्या करा, इसने यहाँ तक पहुंच लिया, पर ये यहाँ तक आ जाएगी, फिर कुछ यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, पर 12 मिनट में यहाँ नहीं पहुंच पाएगी, और ठीक है यहाँ वापस नहीं पहुंच पाएगी, ना तो यहाँ पहुंचेगी ना आगे। ठीक है, यानी 12 मिनट में क्या किया, रवि तो एक बार वापस यहाँ पहुंच लिया और उसने क्या एक चक्कर करके यहाँ तक ही पहुंची है शायद। ठीक है, उसके बाद देखें तो एक और चक्कर लगाएं, रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया वापस यहाँ आया ना, तो इतने में ये क्या कर लेती है, पूरा एक चक्कर कर लेती है। जैसे 12 मिनट में 12 मिनट, फिर एक बार और 12 24, फिर 12 36 मिनट में यहाँ वापस पहुंच गया। सोनिया ने क्या किया 18 मिनट और 18 मिनट, यानी 2 चक्कर लगाए, उसने क्या लगा लिए 3 चक्कर, तो ये 36 मिनट के बाद ये मिलेंगे। पर देखो ये तो था इसका सिंपल सा, पर ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि एलसीएम अपने को ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी ऐसे चक्कर वाले वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे, कितने मिनट के, यानी चक्कर पूरा करने। तो चक्कर पूरा करने का मतलब होता है कि भी 12 मिनट इसको 18 मिनट, तो यानी ऐसा ही एक संख्या देखनी है जो इन दोनों के टेबल में, यानी इन दोनों के पहाड़ा में है। तो पहाड़ा वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है जो पहाड़ा में आती है वो क्या होती है, एलसीएम होती है। एलसीएम का देखो मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि दो संख्याओं का अगर पहाड़ा लिखें तो सबसे जो छोटी संख्या होती है ना, जो सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों के पहाड़ा में आए, यानी देखो 12 का लिखो 12 24 36 और 18 का लिखो 18 36। अब देखो सबसे यहाँ पे थोड़ा और लिख दो, चाहे इसमें 48 60 72, इसमें क्या करेंगे 54, और इसके बाद होगा 54 के बाद क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब देखो कि इसमें अगर अपने को एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम का मतलब होता है दो संख्याओं का एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों की टेबल बनाओ या पहाड़ा लिखो, उसमें जो सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों के पहाड़ा में जो सबसे छोटी संख्या होती है वही क्या हो जाती है, एलसीएम हो जाती है। ठीक है, जो दोनों के पहाड़ा में सबसे छोटी संख्या, ऐसे दोनों के पहाड़ा में कॉमन तो ये भी आ रही है 72, पर ये क्या सबसे छोटी है क्या, इससे भी छोटी 36 है जो कि दोनों के पहाड़ा में कॉमन आ रही है, तो इसका मतलब यही हुआ। तो देखो 12 के बाद इसने यहाँ चक्कर लगा लिया, पर 12 इसका नहीं हुआ। ठीक है, फिर 2 चक्कर लगा दी 24,
तो ये नहीं है, फिर 36, पर इसने 2 चक्कर में 36 हो गया। तो इस टाइप से अपने को क्या है, एलसीएम का मतलब होता है दोनों के पार्ट में आए। तो यानी ये 12 24 36 आए, इसने 18 36 हो गया। तो यानी दोनों क्या है 36 मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे को, इस टाइप से। और HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है वो संख्या जो दोनों को, वो सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट, और ये लोएस्ट होता है। लोएस्ट क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और लिस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो देखो 12 और 18, इनका अगर HCF करना हो तो देखो 2 सबको कर रही है विभाजित, 3 भी कर रही है, 4 नहीं करेगी। इसके बाद 6 सबसे बड़ी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब इनका HCF क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ये तो थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना था, मैंने ये बताया कि अपन एलसीएम ही क्यों ज्ञात कर रहे हैं ये बताने के लिए। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम किसका ज्ञात करना है, 18 और 12 का। तो 18 को लिखो, तो 18 के अगर अपन कॉमन अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे नहीं लिखता मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखें 18 के करेंगे तो 2 यानी 9 3 3 ऐसे हो जाएंगे। तो 18 को 2 इंटू 3 लिख दे, ठीक है। 18 को 2 इंटू 3 और 12 को क्या लिखूं मैं, 12 को 2 इंटू 3 लिख, ठीक है। अब देखो HCF होता है, HCF तो क्या होता है, जो कॉमन होता है, ये 2 ये वाला। और LCM क्या होता है, HCF तो वो हो जाता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। HCF तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। ये तो अपने को यहाँ ज्ञात नहीं करना, अपने को क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करना है, तो जो HCF आ रहा है उसको 2 इंटू 3, इनको तो एक बार रख दो, ठीक है, एक बार रख दिया भाई। इसके बाद जो बच गया ना, इनको तो जो कॉमन है 2 उनको तो एक बार, और जो बच गए उसको एक बार और लिख दो। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 6 इंटू 6 36। ये अपने को ज्ञात करना था, HCF यहाँ पे अपने को ज्ञात नहीं करना था, ठीक है। इस टाइप से ये थोड़ा सा बेसिक था, मैंने समझा दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.3 यानी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट 3 + 2 इज इरेशनल। इसको अपने को इरेशनल प्रूव करना है। अब देखो इसमें कुछ इरेशनलिटी, आपने देखा होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करो। √3 और √5 ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है इनके प्रूफ है, ये कितने नंबर के बनते हैं, ये 3 नंबर के बनते हैं, 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये जो सीबीएसई बोर्ड में है उनमें 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है, कि इनको पूछने के चांसेस कम बनते हैं। तो इसलिए अपन रिवीजन में क्या इन्हीं क्वेश्चनों को जिनके चांसेस ज्यादा बनते उसी हिसाब से ले रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते कि इनका आए ही नहीं, पर ये है कि हिसाब ये होना चाहिए कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं ये, और ये है जो इनसे थोड़े छोटे हैं। तो ज्यादातर कोशिश इन पे फोकस रखो, इनको थोड़ा हल्का ध्यान में रखो, ठीक है, ज्यादा कोशिश इनकी रखनी, ठीक है। अब देखो कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए या प्रूफ करने के लिए जो भी है प्रूफ किस प्रकार से करेंगे, अपन पहले क्या करेंगे, इसको अपरिमेय को प्रीमेय मानेंगे, यानी जो इरेशनल है उसको क्या कंसीडर करेंगे, रेशनल कंसीडर करेंगे। तो क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक प्रीमेय संख्या है, एक प्रीमेय संख्या है। लेट, यहां पे साथ साथ लेट इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ये क्या एक रेशनल नंबर है,
ठीक है, ये कंसिडर कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। देन तब अब क्या लिख सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर है यानी प्रीमेय संख्या है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q। ये इसको क्या है, रेशनल नंबर होती है ये प्रीमेय संख्या, उसको p बटा q के रूप में अपन लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो अब बताओ p और q क्या है। p और q क्या है, p और q दो सहअभाज्य संख्या हैं, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है। वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स, यहां लिखना है वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। ये क्या है, कोप्राइम्स। ठीक है, ये इतना लिखना है कि पहले तो अपन ने कह दिया कि एक प्रीमेय संख्या, उल्टा ले लिया कि अपने को अप्रीमेय संख्या सिद्ध करना है, यानी इरेशनल सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो अपन ने रेशनल नंबर कंसीडर कर ली यानी प्रीमेय संख्या। अब बता दिया कि प्रीमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है, तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p तथा q सहअभाज्य है यानी p एंड q आर कोप्राइम्स है। तो अब देखो कि ये इसको अपन ने क्या कह दिया, p बटा q के रूप में प्रीमेय संख्या ना। अब देखो ये अगर प्रीमेय संख्या है तो इसको थोड़ा सोल्व करें अपन। अब नाउ यानी यहाँ पे देन लिख लेना, देन अब नाउ क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा 3 को उधर ले जाते हैं, 2 + √5 p माइनस q माइनस 3 कर दिया। अब 2 को भी ले जाते हैं तो √5 इज इक्वल टू, अब देखो p बटा q माइनस 3 है, तो इसको किससे भाग देंगे, 2 से। ये 2 यहाँ गुणा में तो इधर भाग में चला जाएगा। अब एक बात बताओ कि p बटा q अपन ने का क्या कहा, इसको अपन ने प्रीमेय माना है, तो p बटा q भी प्रीमेय है क्योंकि दोनों p तथा q सहअभाज्य है, तो ये प्रीमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल यानी प्रीमेय संख्या में से प्रीमेय संख्या 3 भी प्रीमेय है, तो भी प्रीमेय ही आएगी। ये भी pq माइनस 3 भी एक प्रीमेय आएगी, और प्रीमेय को किसी भी प्रीमेय संख्या से भाग देते हैं तो प्रीमेय संख्या यानी रेशनल नंबर ही बनेगी। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है, ये वाला भाग रेशनल है, तो भी ये भी रेशनल ही होगा क्योंकि बराबर होते हैं, तो ये रेशनल हो गया, तो ये रेशनल होगा, यानी ये प्रीमेय है तो ये भी प्रीमेय होने चाहिए। पर अपन तो जानते हैं ना, अपन तो ज्ञानी है थोड़े, अपन जानते हैं कि √2 √3 √5 ये क्या होते हैं, अप्रीमेय होते हैं। ठीक है, तो अपन यहीं पे अपना झगड़ा शुरू होता है। क्या होता है कि यहां उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि p तथा q दो पूर्णांक हैं, पूर्णांक यानी p तथा q क्या है, इंटीजर्स है, p एंड q। इट इज क्लियर दैट p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, दो क्या है, पूर्णांक हैं। तब p बटा q एक प्रीमेय है, एवं इसी प्रकार ये भी क्या होगी, एक प्रीमेय होगी, p बटा q माइनस 3 अपॉन 2, ये भी एक प्रीमेय होगी, इसी प्रकार भी एक प्रीमेय है, ये भी एक प्रीमेय है। तब क्या होगी, √5 भी एक प्रीमेय होगी, एक प्रीमेय होगी। अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, इट इज क्लियर दैट p and q are two integers, then p upon q is rational number, यानी p and q is rational, so p upon q minus 3 upon 2 is rational, यानी ये वाली रेशनल होगी तो ये वाली भी, so √5 is
रेशनल। इसी टाइप से अपने को ये थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। बाई अब इट इज क्लियर दैट p and q are two integers, so p upon q is rational and so p upon q minus 3 upon 2 is also rational, so root 5 is irrational। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या कह दिया, ये वाली रेशनल है यानी ये वाली प्री में है तो ये भी प्री में होगी, पर अपन तो देखो जानते हैं कि रूट 5 यानी रूट 5 एक अप्रीमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, परंतु यहाँ पे क्या कहेंगे, परंतु, किंतु परंतु होते ही तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। परंतु यहाँ पे यहाँ पर हमें इस तथ्य, इस बात का या इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। देखो परंतु हमें इस तथ्य का, परंतु यहां पर हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक अप्रीमेय संख्या, एक अप्रीमेय संख्या है। देखो यहां पे हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें किस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ, हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि रूट 5 एक अप्रीमेय संख्या। अपन तो जानते हैं ना कि रूट 5 एक अप्रीमेय संख्या है, एक अप्रीमेय संख्या है तो अपन यहाँ पे क्या कह रहा है, अप्रीमेय है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन से तथ्य का, अप्रीमेय वाले तथ्य का क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अब ये विरोधाभास हुआ क्यों, लड़ाई झगड़ा हुआ क्यों, लड़ाई झगड़ा होने का मेन कारण क्या है। तो देखो एक चीज होती है कि देखो अपन ऐसे समझो ये जयपुर है, ठीक है, ये जयपुर, और इस तरफ क्या है, दिल्ली यानी दिल्ली, ठीक है। अपन ये जयपुर है और ये दिल्ली है, ठीक है। अब देखो एक चीज कि मैं यहां पे खड़ा हूं यानी अपन लोग यहां पे खड़े हैं, ठीक है। अब अपने को ये पता नहीं है कि दिल्ली किस तरफ है, यानी अपने को ये पता नहीं है कि दिल्ली किस तरफ है, ठीक है, दिल्ली किस तरफ है। यानी इधर देखें तो पूरी रोड बहुत दूर तक सड़क है, ठीक है, और इस तरफ देखें तो कोई शहर लग रहा है, ठीक है, कि इस तरफ देखेंगे तो कोई शहर लग रहा है। तो अपन देखो कि अपन ने गाड़ी इस तरफ मोड़ ली, ठीक है, इस तरफ मोड़ ली अपन ने गाड़ी, यहां से इस तरफ चले कि भाई इधर तो सड़क है, सड़क है, दूर दूर तक कोई शहर नहीं दिख रहा, तो इस तरफ तो अपन जाएंगे नहीं क्योंकि क्या पता कहाँ चले जाएं। पर इधर लग रहा है कोई हलचल हो रही है कि जयपुर है यहाँ पे शहर, तो अपन इधर चले, ठीक है। यहां से चले तो कुछ देर बाद आ गया जयपुर, आ गए तो जयपुर में अपन ने पूछा कि भाई यहाँ भी ये कौन सा शहर है, तो उन्होंने बताया कि ये कौन सा शहर है, जयपुर है। तो अपन ने कहा ये जयपुर है तो ये फिर दिल्ली तो नहीं हो सकता। तो अपन ने गलती कहाँ हुई थी, गलती यहाँ पे आना गलती थोड़ी थी, यहाँ पे आके गलती थोड़ी की अपन ने, जयपुर आके थोड़ी कोई गलती की, अपन ने गलती यहीं पे टर्न लिया था ना, यहीं पे गलती की थी। तो अपन देखो जो विरोधाभास अपन ने यहाँ आया था अप्रीमेय संख्या का, तो वो विरोधाभास कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये यहाँ से ही उत्पन्न हुआ ना कि 3 + √2 को अपन ने क्या लिया था, एक प्रीमेय संख्या ही मान लिया था। यहीं पे अपन ने गलती कर दी थी, यानी यहीं पे टर्न लेना अपन ने गलती कर दी थी कि भी देखो यहीं पे अपन ने गलती कर दी थी कि इस तरफ जयपुर की तरफ आ गए, अगर उस तरफ चले जाते तो दिल्ली आती पक्की, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या गलती कर ली थी यहीं पे, तो ये विरोधाभास किस कारण हुआ, अपन ने जो कल्पना की थी उसके कारण हुआ, ठीक है। तो अपन देखो तो ये जो इधर का रास्ता दिल्ली का नहीं है तो कौन सा होगा, दिल्ली का रास्ता वो होगा। तो यानी ये प्रीमेय नहीं है तो क्या होगी, विरोधाभास के कारण अप्रीमेय होगी, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ समझाना चाहता, ठीक है। परंतु तो ये जो विरोधाभास है, बट यहाँ पे लिखो बट हियर, but this contradicts the fact that √2 is irrational, but this contradicts the
फैक्ट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, अब देखो ये विरोधाभास किस कारण प्राप्त हुआ, ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना कौन सी की थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना की 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ये अपनी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना थी, एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः क्या कहेंगे, 3+2 एक अपरिमेय, अतः ये एक अपरिमेय है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इसमें लैंग्वेज ज्यादा है, तो यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस, सो 3+2 इज इरेशनल। ठीक है, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज को बुक में से या कोई क्वेश्चंस में से देख लेना इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumptions that 3+2 is rational, so 3+2 is irrational। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखो इसी क्वेश्चन के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो ये √2 √3 √5 अकेली जो नंबर, ये अकेली संख्या आ जाए ना रूट के अंदर, तो उसका तो ये पैटर्न नहीं है। पर इसके अलावा देखो जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे 1.2 में आपका क्वेश्चन है, सॉरी 1.3 में आपका एक क्वेश्चन है, वो क्या है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ आता तो क्या आता, 1/√2, 1/√2। अब देखो √2 और 1/√2 में फर्क है, 1/√3 भी आ सकता है। अगर सीधा है ना तब तो वो वाला बड़ा वाला बन जाता है, पर 1/√2 आए तब तो ये छोटा क्वेश्चन बनता है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये करना 1/√2 लाना है। ठीक है, यहाँ पे भी 1/√2, जहां दिखे वो 1/√2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। अब 1/√2 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, अब देखो कि 1/√2 है, इसको अगर अपन मैं व्युत्क्रम करूं इसका, तो 2√2 ये Q/P बन जाता है। क्या बन जाता है, Q/P बन जाता है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है, अपन लिखेंगे कि P/Q एक परिमेय संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम भी Q/P भी परिमेय होगा ना। Q/P देखो 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम करेंगे तो 3/2 कर दिया, उल्टा कर दिया, तो क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो P/Q परिमेय है, तो Q/P भी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। पर अपन जानते हैं ना √2 तो परिमेय संख्या नहीं होती, तो √2 परिमेय नहीं होती। यहाँ पे √2 आ जाएगा इसकी जगह, जहां ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी चीज लिखनी है, और फिर यहाँ पे √5 की जगह √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा जो वो था ना 1/√2, बस थोड़ा इसमें चेंज करना है, यहाँ पे 1/√2, कुछ नहीं करना, बस ऐसे क्वेश्चन आए तो। ठीक है, ये तो हो गया 1/√2 के लिए, कोई ज्यादा है नहीं इसमें चेंज करना। इसको देख लेना एक बार, थोड़ा सा हल्का पैटर्न सेम रहेगा ये। ठीक है, इसके बाद देखो अगर ये और क्वेश्चन आ जाए, जैसे 7√5 आ जाए, 7√5, तो 7√5 के लिए देखो, 7√5 के लिए 7√5 को कह दिया है कि एक परिमेय संख्या है, इसको P/Q के बराबर रखा, तो इधर रखा √5 और P/7 की, ये आ गया ना। अब देखो P/Q क्या है, परिमेय, 7 का भाग देने पर भी परिमेय रहेगी, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। पर अपन जानते हैं ना कि √5 एक
प्रीमे नहीं होती, एक अप्रीमे होती है, रेशनल नहीं होती, एक इरेशनल होती है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन ये करने हैं। अब देखो और भी क्वेश्चन थे, और भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको आसानी से, पैटर्न सेम रहेगा, एक की अगर आपने थ्योरी देख ली तो सारी क्वेश्चन आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 1.4 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4। अब क्या कह रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शांत या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बताइए कि कौन सी जो ये प्रीमेय संख्या दे रखी है इनके प्रसार शांत होंगे या अशांत आवर्ती। ठीक है, आवर्ती दशमलव प्रसार होंगे, ये अपने को बताना है। अब एक चीज, थोड़ी सी बेसिक चीज बता देता हूं आपको। बेसिक चीज क्या बताता हूं, तो देखो कि जो प्रीमेय संख्या होती है, प्रीमेय संख्या, और एक होती है अप्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या और एक होती है अप्रीमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या यानी रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर या प्रीमेय संख्या होती है, इनके जो दशमलव प्रसार है यानी डेसिमल एक्सपेंशन, इनके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक तो होते हैं शांत, शांत यानी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक होता है इनका अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, और इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती, यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये होता है। अब देखो प्रीमेय संख्या या रेशनल नंबर का जो शांत और नॉन यानी टर्मिनेटिंग और अशांत आवर्ती, इसका मतलब क्या होता है। देखो अगर कोई संख्या है, कोई भी प्रीमेय संख्या है, अगर उसका दशमलव प्रसार इस प्रकार का हो, जैसे अपन देखें, अपन किस प्रकार से देखें कि ये है 10 और इसमें 4 का भाग दिया। ठीक है, 10 में 4 का भाग दिया तो क्या है 2 पॉइंट, 10 में देख लो, 4 का भाग देके देखो 8 यानी 2, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगाए यहाँ 0, यहाँ पे 5 है यानी 2.5, यानी दशमलव के बाद क्या आ गया, दशमलव के बाद क्या हो गया, रुक गई संख्या, यानी पॉइंट आने के बाद थोड़ी देर बाद रुक जाए। ऐसे ही समझ लो, कोई और संख्या देख लो चाहे जिसमें भाग देने के बाद रुक जाए, जैसे 7/8, 7/8 है, 7 में 8 का भाग दे के देखो तो 7 में 8 का भाग देंगे तो क्या होगा भाई, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 70, 64 और क्या बचा, 6 बचा, तो फिर 60 यानी 7 8 56, क्या बचा 4, ऐसे 5। तो ये कुछ देर के बाद, कुछ पॉइंट के बाद रुक गया, तो रुक जाने के पॉइंट के बाद कुछ टाइम बाद रुक जाए ना, तो उसको तो क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव प्रसार। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उन्हें कौन सी संख्या होती है, प्रीमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होती है। और कुछ संख्याएं ऐसी होती है जैसे 10/3 लिखो, 10/3 तो 10 में 3 का भाग देते जाओ, 10 में 3 का भाग दोगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या बच गया, एक पॉइंट लगाया 0, 9 आ गया, फिर 3 एक बार और 10, फिर 9, 10, 9 ऐसे करता रहेगा, ये रिपीट होता है। जैसे इसका दशमलव प्रसार देखें 3.333, यानी रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा, आगे चलता जा रहा है, यानी अशांत है, रुक नहीं रहा, शांत नहीं है, आगे यानी नॉन टर्मिनेटिंग है,
रुक नहीं रहा, और आवर्ती यानी किसके रिपीट हो रहा है 3 तो इसे अशांत आवर्ती कहते हैं। यानी जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होती है वो प्रीमेय संख्याएं होती है, और कई संख्याएं हैं जिसका अशांत और कोई रिपीट ही ना हो रहा, अशांत अनावर्ती। जैसे देखो 1.25371 ऐसे ऐसे चलता ही रहे, कोई आगे की संख्या का पता ही नहीं रहे, चलती रहे। जैसे √2 है, √2 का जो दशमलव प्रसार है वो एक इसका इस प्रकार से होता है, ऐसे चलता रहता, आगे पता ही नहीं कौन सी आगे तक चलता रहे, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है और अपरिमेय संख्याओं का होता है। ये क्या है, थोड़ा सा नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, ठीक है। इसके बाद देखें, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं जो एक एक नंबर के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, 1 + 1 + 2 इस प्रकार के 4 नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चन यहीं से कहीं बन जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अगर दोनों को जोड़ दे तो ये क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं बराबर वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के जो परिमेय संख्या दे रखी है उनके प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो देखो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करना है अपने को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो देखो ये शांत दशमलव प्रसार किसका होगा, अब देखो जो दे रखा है ना इसका हर नीचे वाली संख्या, इसको देखो, इसके क्या करो, अब इसके करो आप अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भी मेरे हिसाब से नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 5 2 7 1 8 8 3 11 में नहीं जा रहा। तो देखो इसमें 5 का देख के देखते हैं, 5 का देख के देखो 625 में 5 का दो कितना आएगा, 625 में 5 का दोगे तो 125, 5 का 25 5 5 इस प्रकार से। तो इसके क्या हो गए, इस प्रकार से हो गए ना, 5 की घात कितनी 5, यानी इसके अपने प्राइम फैक्टर्स किए, अभाज्य गुणनखंड किए, तो ये आए। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 5 की घात। अगर देखो कि नीचे वाली जो संख्या है उसके अगर अपन ने अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स किए, अगर वो 2 की घात यानी 2 की कोई भी घात हो सकती है, 2 की घात 1 2 की घात 3 2 की घात ऐसे चलते रहे, कितनी घात हो सकती है, 2 की घात होनी चाहिए, 2 की घात के रूप में, या फिर 5 की घात के रूप में हो, या फिर 2 की घात के रूप में, या 5 की घात के रूप में हो, या फिर दोनों की घात के रूप में हो, दोनों की घात के रूप में, जैसे 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 3 ऐसे भी हो ना, नीचे ऐसे बन रहा हो, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें 5 की घात 5 हो रही है, यानी 2 या 5 में से एक है ना, 5 है, 5 की कोई घात है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो इसके करके देखो 8 के, तो 8 के करके देखो तो ये तो सीधा ही हो रहा है, 4 2 2, यानी 17 को 17/2 की घात 3 हो रहा है, 2 की घात 3 यानी 2⁻3। अब देखो यानी या तो 2 की घात के रूप में, या 2 5 की घात के रूप में, या फिर दोनों आ सकते हैं, ठीक है, दोनों गुणा में। तो ये 2 की घात के रूप में आ रहा है ना, ओनली 2 की, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए, 2 और 5 के अलावा, यानी 2 की कोई भी घात हो सकती है, यानी 2 की घात कितनी भी हो सकती है, 5 की घात भी कितनी हो सकती है, यानी 2 की पावर कितनी हो सकती है, 5 की भी पावर कितनी हो सकती है, और दोनों की साथ में भी कितनी पावर हो सकती है, पर और कोई साथ नहीं होना चाहिए। जैसे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 5 की घात 7 है, पर 7 की घात 5 है ना, 7 आ गया ना, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या नहीं होगा, शांत नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। इसमें तो हो रहा है ना,
तो ये हो जाएगा शांत आवर्ती। शांत आवर्ती का मतलब शांत दशमलव प्रसार, क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि उन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखो जिनके दशमलव प्रसार क्या शांत है, यानी राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है उन नंबर्स के आप क्या लिखो, डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। तो अब देखो इसके हैं, तो इसका अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना हो ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन यानी क्या लिखना हो, दशमलव प्रसार लिखना, तो कहीं भाग देने मत लग जाना, डिवाइड करना नहीं करना है डिवाइड। तो ये जो संख्या थी 13/5 अब इसमें भाग नहीं देना। अब 5 की घात कितनी है, 5 है, तो उतनी 2 की घात बना दो, 2 की घात 5 से गुणा कर दिया, और तो नीचे कर दिया है तो ऊपर भी तो करेंगे, 2 की घात 5 कर दिया ना। अब देखो क्या हुआ इससे, 13 गुणा, अब 2 की घात 5 होती है 32, और ये हो जाएगी 10 की घात 5 लिख दूं क्या इसको मैं, 2 की घात 5 और 5 की घात 5, तो 5 गुणा 2 10, 10 की घात 5 हो गए। अब देखो ये तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इनको गुणा करने पे शायद 416 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 की घात 5 है तो एक के आगे 10, 5 0। अब देखो, अब इससे फायदा क्या हुआ, 3 ऊपर 3 अंक है तो 3 0, तो ये खा गए 3 अंक, 2 और 0 लगाने, तो 2 0 आगे और लगो, फिर 2 0 आगे लगा के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये आ गया अपना दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो यहाँ तो क्या गया, आपने कहा कि सर आपने तो 5 की घात 5 थी, 2 की घात 5 और लगा दी, यानी दोनों की घात बराबर करके 10 की घात 5 कर दी, ये किया आपने। ठीक है, अब आगे ये करके दिखाओ, तो ये भी कर लेंगे। इसमें क्या है, इसमें देखो कि 2 की घात 3 है, तो अपने को 2 और 5 की घात बराबर करनी है, और ज्यादा झगड़ा नहीं करना इसके साथ। और पंगा किसके साथ लेना है, जो शांत है, जो शांत है उसके साथ पंगा लेंगे, जो टर्मिनेटिंग है उसी के साथ पंगा लेंगे, ज्यादा नहीं, इनके साथ नहीं लेना। इसने तो पहले क्वेश्चन नहीं बोल रखा है इनके साथ कोई पंगा नहीं लेना, इनके साथ ही लेना है। ठीक है, तो इसके लिखने तो 17 की घात 2 की घात 3। अब देखो 10 की घात बनानी है ना अपने को, 5 की घात 3 और 5 की घात 3 ऐसे, तो ये हो गया 17 गुना 125 हो गया, और ये 10 की घात क्या हो गया, 3 हो गया, 10 की घात 3, ये तो हो जाएगा 1000, और इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, तो 1 2 5 गुना 17, तो 7 5 35, और 7 दूनी 14, और 3 17, 7 और 1 8, तो ये क्या हो जाएगा अभी, शायद ऐसा कुछ हो जाए 2125, क्या हो जाएगा 2125 बटा 1000, तो कितने जीरो, 3 0, 3 अंक छोड़ के लगा दो, 2.125। ये इस टाइप से, ये क्या है, ये जो लिखा है ना मैंने इतना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर है ये, और ये तो क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो लिखा था उसकी बात, ये वाला है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर नहीं इतना नहीं, इतना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपका क्या हो गया, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट यानी प्रश्नावली 1 पूरी हो गई।